आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 3 का आज अपन अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 की मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी की व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को ये भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थायी सत्ता में रह चुके, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये काम कैसे हो? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मुनाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। यानी इस अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे कि कंपनी ने किस तरह से उन स्थानीय शासकों के साथ अपना तालमेल बिठाया और अधिक से अधिक कंपनी का व्यावसायिक क्षेत्र बढ़ाया और अधिक से अधिक कंपनी को किस तरह से लाभ पहुँचे। इस प्रकार से कंपनी ने किस तरह अपने नुमाइंदे अपनाए। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगाव तो चाहती थी, लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने के में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर गया और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो चुकी। खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ये काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी की राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से
चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन से सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राजस्व की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। बंगाल की रैयतों पर कोलबुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयतें खुद खेती नहीं करती थी और पट्टे पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूली करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों के मवेशियों, बीज, औंजी विकास, कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। उन्हें जीने को तो पूरा नहीं मिलता। ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे, न उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। समस्या। बगैर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर सकते थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों का कंपनी बकाया नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बच रह गए थे वो अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यवस्था के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करने में काम कैसे चला सकती है। यानी कंपनी अब स्थायी बंदोबस्त के सिवा एक और नई व्यवस्था है वो लागू करने जा रही है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब तक उत्तर प्रदेश के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू कर दिया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया जा गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को मालवाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। इस व्यवस्था को मालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज में महल एक राजस्व इकाई थी। ये एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। मनोर व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त को जगह नई
व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवार या रेवतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन एलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया जो और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आंकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कक्षा कार्य में देखिए, पहला प्रश्न है मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया। दूसरा प्रश्न है समय के साथ कंपनी को और किसका ध्यान रखना था। तीसरा प्रश्न है कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ी। चौथा प्रश्न है कंपनी की आमदनी बढ़ने पर बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। पांचवा प्रश्न है कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। गृह कार्य में देखिए, पहला प्रश्न बनता है स्थायी बंदोबस्त की शर्तें क्या थी। दूसरा प्रश्न अस्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या थी। और तीसरा प्रश्न है एक नई व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की। चौथा प्रश्न है मुनरो व्यवस्था क्या थी।